नमस्कार दोस्तों। मृत्यु मृत्यु का भय कैसा होता है जब सामने राज्य की सबसे प्रचंड सत्ता खड़ी हो और आपकी एक छोटी सी चूक का अर्थ हो निश्चित मृत्यु। और वो भी तब जब आप निहत्थे हों। अम, केवल एक सत्य को उजागर करने की ज्वाला आपके भीतर जल रही हो। सत्य, वही सत्य जिसे सत्ता के गहरे अंधकार में दफना दिया गया था। आज हम जिस महाअभियान की कथा सुनाने जा रहे हैं वो कोई सामान्य घटना नहीं है। ये गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप नामक पुस्तक की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है जिसे एक अत्यंत निडर महिला पत्रकार राणा अयूब ने स्वयं जिया है। देखिए, ये कोई राजनीतिक पक्ष विपक्ष का संवाद नहीं है दोस्तों। ये केवल उस अदम्य साहस और उस निर्मम तंत्र की कथा है जो इस पुस्तक के पन्नों में चीख चीख कर अपना साक्ष्य दे रही है। निश्चित रूप से। और इस महाअभियान का आरंभ किसी उत्साह से नहीं बल्कि एक अत्यंत हृदय विदारक पीड़ा से होता है। एक ऐसी पीड़ा जिसने एक युवा पत्रकार के जीवन को अंधकार से भर दिया था। राणा अयूब के एक अत्यंत प्रिय मित्र थे शाहिद आजमी, एक ऐसे अधिवक्ता जो मानवाधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत थे। न्याय व्यवस्था पर उनका अगाध विश्वास था। और फिर एक दिन उनके ही कार्यालय में घुसकर उनकी अत्यंत निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्या ने, इस व्यवस्था की विफलता ने उस पत्रकार को गहरे अवसाद में धकेल दिया। वो एकाकीपन, वो निराशा, उसे शब्दों में बांधना असंभव है। वो बाहरी संसार से पूर्णतः कट चुकी थीं। परंतु उसी घोर निराशा के गर्भ से एक अत्यंत भयंकर योजना का जन्म होता है। मेरा तात्पर्य है ये समझना अत्यंत कठिन है कि इतने गहरे दुख से निकलकर कोई इतनी संकटपूर्ण योजना कैसे गढ़ सकता है। सत्य कहा आपने। राणा अयूब ने अपनी वास्तविक पहचान पूर्णतः मिटा दी। उन्होंने एक नया रूप धारण किया, मैथिली त्यागी का। एक विदेशी फिल्म निर्माता, क्योंकि ये स्पष्ट था कि यदि एक भारतीय पत्रकार अपने वास्तविक रूप में उन सत्ताधारियों के समीप जाएगी तो वे अपने कक्ष में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। सत्य उगलवाना तो दूर की बात है। इसीलिए मैथिली त्यागी का चरित्र गढ़ा गया। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की एक छात्रा जो राज्य के विकास प्रतिमान पर एक चलचित्र बनाना चाहती थी। यह पहचान बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी। क्योंकि हमारी व्यवस्था में प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई विदेशी नागरिक जो संभ्रांत वर्ग का प्रतीत होता हो, वो जब किसी अधिकारी से भेंट करने जाता है तो उसे एक विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। राणा ने अपने केशों का रंग बदला, अपनी वेशभूषा बदली, यहाँ तक कि अपनी संवाद शैली भी पूरी तरह परिवर्तित कर ली। वो एक ऐसी युवती बन गई जो अत्यंत आत्मविश्वासी थी, जिसे राजनीति से कोई प्रयोजन नहीं था। अधिकारियों को लगा कि ये तो एक नासमझ विदेशी छात्रा है, इसे यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों का क्या ही ज्ञान होगा। और यहीं से उस भयानक खेल का आरंभ होता है। एक ऐसा खेल जहां हर क्षण प्राणों का संकट था। भय, वो भय जो पुस्तक के पन्नों से छलक कर बाहर आता है। आप राज्य के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारियों और राजनेताओं के सम्मुख बैठे हैं। आप उनसे संवाद कर रहे हैं और आपके वस्त्रों में एक सूक्ष्म गुप्त यंत्र छिपा है। यदि वो यंत्र किसी की दृष्टि में आ जाता या उसमें से कोई ध्वनि उत्पन्न हो जाती तो क्या होता? कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था वहां। यही तो उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने उस गुप्त यंत्र को छुपाने के लिए अत्यंत आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया। एक अति सूक्ष्म यंत्र उनके वस्त्र के बटन में सिला होता था और दूसरा यंत्र उनकी कलाई घड़ी में। जब वह किसी उच्चाधिकारी के कक्ष में प्रवेश करती थीं, तो उनके हृदय की धड़कन इतनी तीव्र होती थी कि उन्हें प्रतीत होता था मानो सामने बैठा व्यक्ति वो धड़कन सुन लेगा। हर भेंट से पूर्व ये संशय रहता था कि क्या यंत्र की ऊर्जा समाप्त तो नहीं हो जाएगी, क्या साक्ष्य सही रूप में संकलित हो रहे हैं। यदि किसी सुरक्षा जांच में वो पकड़ी गई तो उनका अंत क्या होगा। और ये केवल 1 या 2 दिन का कार्य नहीं था। महीनों तक उन्हें अपनी इसी छद्म पहचान के साथ जीना पड़ा। उन्हें निरंतर अपना निवास स्थान बदलना पड़ता था, कभी किसी अपरिचित अतिथि गृह में तो कभी किसी अत्यंत साधारण से आवास में। उनका परिवार उनसे मीलों दूर था। यदि तनिक भी चूक होती तो उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाता। ये मानसिक तनाव इतना भयंकर था कि वो रातों को सो नहीं पाती थी। वो एकाकीपन, वो निरंतर बना रहने वाला मृत्यु का भय। परंतु इस एकाकीपन और मृत्यु के साय में रहकर भी उन्होंने जो साक्ष्य उस अदृश्य यंत्र में संकलित किए वे किसी भी मनुष्य के होश उड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं।
जब वो निचले या मध्यम स्तर के अधिकारियों से मिलती हैं, जैसे कि जीएल सिंघल और राजन प्रियदर्शी, तो व्यवस्था का जो विभत्स रूप सामने आता है वो कंपा देने वाला है। जीएल सिंघल, जो उस समय के एक अत्यंत चर्चित अधिकारी थे, उनकी पीड़ा पुस्तक में स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्ता ने उन्हें मात्र एक मोहरे की तरह उपयोग किया और फिर फेंक दिया। सिंघल का संवाद सत्ता के उस क्रूर सत्य को अनावृत करता है, जहां सुरक्षा अधिकारियों को मोहरे बनाकर अमानवीय कृत्य करने के लिए विवश किया जाता है। सिंघल ने उस गुप्त यंत्र के सम्मुख ये स्वीकार किया कि उन पर उच्च स्तर से भारी दबाव था। उन्हें वो सारे कार्य करने के लिए विवश किया गया जो पूर्णतः विधान के विरुद्ध थे। परंतु जब जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसना आरंभ किया तो राजनेताओं ने अपने हाथ खींच लिए। सिंघल का वो आक्रोश उस गुप्त यंत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वो बताते हैं कि कैसे जिन नेताओं के आदेश पर उन्होंने अपना ईमान दांव पर लगाया, उन्हीं नेताओं ने संकट के समय उन्हें अकेला छोड़ दिया। अंततः सत्ता किसी की सगी नहीं होती, और राजन प्रियदर्शी का जो प्रसंग इस पुस्तक में दर्ज है वो तो और भी अधिक विचलित करने वाला है। एक दलित अधिकारी जो आतंकवादी निरोधी दस्ते का प्रमुख था, उसे जिस प्रकार राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा धमकाया गया, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अत्यंत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मंत्री ने सीधे तौर पर उन्हें एक व्यक्ति की हत्या करने का आदेश दे दिया था। ये कोई कथा कहानी का संवाद नहीं था, ये एक वास्तविक आदेश था जो राज्य के एक बंद कक्ष में दिया जा रहा था। प्रियदर्शी का ये प्रसंग इस संपूर्ण कथा के सबसे पीड़ादायक अंशों में से एक है। मंत्री ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया और अत्यंत सहजता से एक मनुष्य के प्राण हरने का निर्देश दे दिया। सत्ता के अहंकार को ये पूर्ण विश्वास था कि चूंकि प्रियदर्शी एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए वो सरलता से दब जाएंगे और बिना कोई प्रश्न किए इस क्रूर आदेश का पालन करेंगे। परंतु जब प्रियदर्शी ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, तो उन्हें इसका अत्यंत भारी मूल्य चुकाना पड़ा। उन्हें तत्काल उनके पद से हटा दिया गया और उनका निरंतर अपमान किया गया। ये प्रसंग सिद्ध करता है कि यदि आप व्यवस्था में रहकर व्यवस्था के कुकृत्यों का विरोध करते हैं तो वो तंत्र आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये तो उन अधिकारियों की व्यथा थी जो रणभूमि में थे, परंतु जब मैथिली त्यागी उन उच्च पदस्थ नौकरशाहों तक पहुंचती हैं जो वातानुकूलित कक्षों में बैठकर नीतियां निर्धारित करते हैं, तब जो सत्य प्रकट होता है वो और भी भयानक है। अशोक नारायण, जो उस समय राज्य के गृह सचिव थे, उनका जो वार्तालाप संकलित हुआ है वो तो मानो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के वस्त्रहरण के समान है। एक गृह सचिव का दायित्व राज्य में शांति और विधान बनाए रखना होता है, परंतु अशोक नारायण के जो स्वीकारोक्ति वाले वक्तव्य हैं वे भारतीय नौकरशाही के उस मौन समझौते को उजागर करते हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उस गुप्त यंत्र के सम्मुख नारायण ने जो रहस्य उद्घाटन किया, उसके अनुसार जब राज्य में सांप्रदायिक हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी तो ऊपर से कोई लिखित आदेश नहीं आया था कि सुरक्षा बलों को क्या करना है। सत्ता अत्यंत चतुर होती है। वो कभी भी पत्रावलियों पर ऐसे साक्ष्य नहीं छोड़ती जिनसे वे भविष्य में घिर सके। नारायण ने स्पष्ट किया कि ये एक अलिखित मौन निर्देश था कि बहुसंख्यक समाज के आक्रोश को भड़कने दिया जाए, और अधिकारियों को ये समझना था कि उन्हें कब अपनी आंखें मूंद लेनी है। और इसी प्रकार तत्कालीन खुफिया प्रमुख जीसी रैगर ने भी ये विचलित करने वाला सत्य उगला कि कैसे जांच की दिशा को मोड़ने के लिए निरंतर दबाव डाला जाता था। रैगर ने बताया कि उनसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए कहा गया जो वास्तव में उस भयंकर हिंसा को भड़काने के मुख्य अपराधी थे। जब एक खुफिया प्रमुख को सत्य छुपाने के लिए विवश किया जाता है तो न्याय की क्या आशा शेष रह जाती है, और जब रैगर ने ये सब करने से मना किया तो उन्हें भी मार्ग से हटा दिया गया। ये जो अलिखित आदेश का भयंकर तंत्र है, ये अंदर तक कंपा देता है, क्योंकि इसके विरुद्ध आप न्यायालय में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। परंतु मुझे इससे भी अधिक भयानक तत्कालीन पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे का वो वक्तव्य लगा। वह क्षण जब सड़कों पर निर्दोषों के प्राण जा रहे थे, तब नगर की रक्षा का संपूर्ण दायित्व उसी अधिकारी पर था। परंतु पीसी पांडे ने उस यंत्र के सम्मुख अपनी निष्क्रियता को जिस अहंकार के साथ उचित ठहराया, वो मानवीय संवेदनाओं के पूर्णतः मृत हो जाने का प्रमाण है। जब मैथिली ने उनसे पूछा कि सुरक्षा बलों ने उस उग्र भीड़ को रोकने के लिए कठोर कदम क्यों नहीं उठाए, तो पांडे का उत्तर था कि जब बहुसंख्यक समाज उग्र हो तो सुरक्षा बल उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। इस क्रूर सत्य की गहराई को अनुभव कीजिए।
एक अधिकारी जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसका धर्म हर नागरिक की रक्षा करना है, वो कह रहा है कि भीड़ की संख्या देखकर वो अपना कर्तव्य निर्धारित करेगा। पांडे को अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं था। वो इसे एक स्वाभाविक प्रशासनिक व्यवस्था बता रहे थे। जब राजनीति और सुरक्षा बलों का ऐसा अपवित्र गठबंधन होता है तो सबसे पहले न्याय की ही बलि चढ़ती है। और एक और पीसी पांडे का ये अमानवीय अहंकार है, तो दूसरी ओर इसी कथा में हमें माया कोडनानी का एक अत्यंत भिन्न रूप देखने को मिलता है। माया कोडनानी, जो एक समय में उसी सत्ता के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक थी जिन पर सबसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए थे, वो उस गुप्त यंत्र के सम्मुख फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देती हैं। ये दृश्य अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाला है। एक महिला नेता जो कभी इतनी प्रचंड थी, वो सहसा स्वयं को इतनी असहाय क्यों अनुभव कर रही थी? कोडनानी का वो रुदन इस कथा का एक अत्यंत भावुक और जटिल मोड़ है। जब मैथिली त्यागी उनसे मिली तो वो एक मंत्री से अधिक एक छली गई, हताश महिला प्रतीत हो रही थी। वह वर्षों से न्यायालयों और कारागृहों के चक्कर काट रही थी। रोते हुए उन्होंने जो कहा वह उसी मोहरे वाली नीति की पुनः याद दिलाता है। माया ने उस यंत्र के सामने ये दावा किया कि उन्हें उनके ही सर्वोच्च नेताओं ने सबसे बड़ा विश्वासघात दिया है। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां उग्र थीं तब उन्हें आगे किया गया, परंतु जब विधान का फंदा कसने लगा तो असली और सर्वोच्च अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता के इस निर्मम अखाड़े में जब अपने प्राण बचाने की बात आती है तो कोई किसी का नहीं होता। जो आज आपके साथ खड़े हैं, कल वही आपको बचाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाएंगे। ये विश्वासघात जीवित मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था। इस पुस्तक में एक और प्रसंग है जो सबसे अधिक रहस्यमयी और भयानक है, हरीन पांड्या की हत्या। हरीन पांड्या, जो स्वयं उसी राज्य के पूर्व गृह मंत्री थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और इसके पश्चात जो कुछ भी घटित होता है वो एक ऐसा षड्यंत्र है जो पैरों तले जमीन खिसका देता है। हरीन पांड्या का प्रकरण इस संपूर्ण व्यवस्था के पतन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। एक राज्य के पूर्व गृहमंत्री की हत्या होती है और इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसियां करती हैं। परंतु राणा अयूब जब इस प्रकरण की जांच करने वाले एक अधिकारी से अत्यंत गुप्त रूप से मिलती हैं, तो अधिकारी का भयभीत चेहरा बहुत कुछ कह देता है। उस गुप्त यंत्र पर यह स्वीकार किया कि हरीन पांड्या की हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि ये एक पूर्णतः राजनीतिक हत्या थी। उस जांच अधिकारी में बताया कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सत्य पर आवरण डालने के लिए पूरी एक मिथ्या कथा रची। वास्तविक साक्षियों को डराया धमकाया गया, झूठे प्रमाण गढ़े गए और कुछ पूर्णतः निर्दोष लोगों को फंसाकर कारागृह में डाल दिया गया ताकि हत्या के असली सूत्रधार तक कोई पहुंच ही न सके। उस अधिकारी का वह वाक्य कि यदि इस हत्या का असली सत्य सामने आ गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सत्ता की नींव कितने गहरे और खौफनाक अपराधों के रक्त पर खड़ी है। ये केवल एक राजनेता की हत्या नहीं थी, ये उस संपूर्ण न्याय व्यवस्था की हत्या थी जिस पर एक साधारण मनुष्य अपना विश्वास रखता है। इन सभी भयंकर रहस्यों को अपनी मुट्ठी में कैद करने के पश्चात यह महाअभियान अपने सबसे चरम और अंतिम मोड़ पर पहुंचता है। राणा अय्यूब महीनों तक अपनी जान हथेली पर रखकर मृत्यु के साए में विचरती रहीं। उनके पास सुरक्षा अधिकारियों, नौकरशाहों और मंत्रियों के स्वीकारोक्ति वाले साक्ष्य थे। अब बारी थी उस व्यक्ति तक पहुंचने की जो इस संपूर्ण तंत्र के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था, राज्य का सर्वोच्च नेता। पुस्तक में उस भेंट का जो वर्णन है उसे अनुभव करते हुए श्वासें रुक जाती हैं। वह निडर पत्रकार अपना वह सूक्ष्म गुप्त यंत्र लिए सीधे सत्ता के सबसे बड़े और भयानक केंद्र में जा बैठती हैं। वह क्षण किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं था। राणा अय्यूब ने जो साहस दिखाया वह अद्वितीय था। वह राज्य के सर्वोच्च नेता के सम्मुख बैठी थी। उनके मध्य वार्तालाप हुआ और वह सब कुछ उस छोटे से अदृश्य यंत्र में संकलित हो रहा था। महीनों का कठोर तप, दिन रात का वह मृत्यु भय, परिवार से वह लंबी दूरी, यह सब अंततः फलीभूत हुआ था। जब वो उस कक्ष से सुरक्षित बाहर निकली तो उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाया था। साक्ष्य, वक्तव्य और वो नग्न सत्य जिसे छुपाने के लिए इतना बड़ा राज्य तंत्र कार्य कर रहा था। राणा अय्यूब इस दृढ़ विश्वास के साथ वापस लौटी कि अब वो इस सारे सत्य को निर्भय होकर देश के सम्मुख रखेंगी। उन्हें लगा कि अब अंततः न्याय होगा। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सबसे बड़ा और सबसे हृदय विदारक विश्वासघात अभी शेष था। और ये विश्वासघात किसी राजनेता या सुरक्षा अधिकारी ने नहीं दिया।
ये विश्वासघात उन्हें उन लोगों ने दिया जिन पर उन्हें सर्वाधिक विश्वास था, उनके अपने संपादक, उनका अपना समाचार माध्यम। जब राणा अय्यूब ये सारे साक्ष्य लेकर अपने उन संपादकों के पास गईं, जिन्होंने ही उन्हें इस संकटपूर्ण महाभियान पर भेजा था, तो जो हुआ वो उस पत्रकार की आत्मा को छलनी करने वाला था। जिन संपादकों ने उनके इस विचार की प्रशंसा की थी, जिन्होंने उन्हें इस अग्निपथ पर धकेला था, जब उन्होंने वे सारे साक्ष्य देखे तो वे बुरी तरह भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने ये सत्य प्रकाशित किया तो सत्ता उनसे भयानक प्रतिशोध लेगी। उन्हें अपने समाचार माध्यम के बंद होने का, अपने प्राणों का भय सताने लगा। और सत्ता के उसी आतंक के समक्ष घुटने टेकते हुए उन्होंने उस संपूर्ण महाअभियान को प्रकाशित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। 8 महीने का वो तप, वो निरंतर मृत्यु के साये में जीना, सब कुछ एक ही क्षण में व्यर्थ कर दिया गया। समाचार माध्यम, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका धर्म ही सत्ता से प्रश्न पूछना है, वो उसी सत्ता के भय से पूर्णतः नतमस्तक हो चुका था। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसने राणा अय्यूब को भीतर तक तोड़कर रख दिया। अपनों द्वारा ही पीठ पर किया गया वो वार सबसे अधिक पीड़ादायक था। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, और यही इस कथा का सबसे प्रेरणादायक बिंदु है। जब उनके अपने संस्थान ने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने उस सत्य को स्वयं पूरे विश्व के सम्मुख लाने का साहसिक निर्णय लिया। और उसी निर्णय का परिणाम है ये पुस्तक, गुजरात फाइल्स। एक अकेली महिला बिना किसी बड़े संस्थान के समर्थन के इस सत्य को स्वयं प्रकाशित करती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक ज्वलंत प्रमाण है कि जब एक मनुष्य संकल्प ले ले तो वह किसी भी महाशक्तिशाली तंत्र से टकराने का साहस कर सकता है। सत्य कहा। इस संपूर्ण कथा का वैचारिक सार यही है। यह केवल एक पत्रकार के दुस्साहस की गाथा नहीं है। यह हमें यह देखने के लिए विवश करती है कि बंद कक्षों के भीतर सत्ता का वास्तविक और विभत्स रूप कैसा होता है। कैसे न्यायपालिका, सुरक्षा बल और यहाँ तक कि समाचार माध्यम भी एक अदृश्य आतंक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जब ये सारी संस्थाएं, जिनका दायित्व ही एक साधारण मनुष्य की रक्षा करना है, वही जब सत्ता के इशारों पर नाचने लगे, तब न्याय की आशा किस द्वार पर की जाए? यह एक अत्यंत गंभीर और विचलित करने वाला प्रश्न है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब सत्य उजागर करने वाले ही सत्य से भयभीत होने लगें, तब एक निहत्था मनुष्य कहाँ जाए? क्या आज भी ऐसे अनगिनत साक्ष्य, ऐसी कई संचिकाएं सत्ता के किसी अंधियारे कक्ष में धूल फांक रही होंगी? क्या आज भी कोई ऐसा सत्य होगा जिसे हम तक पहुंचने से पूर्व ही सत्ता के भय से सदा के लिए दफना दिया गया होगा? इसी गहरे प्रश्न के साथ हम आज का ये संवाद यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार अवश्य कीजिएगा। यदि इस अदम्य साहस और संघर्ष की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।